सेंसा सेप्टा मोर्डन और जेनी पूल के साथ हैंड टूर्नामेंट में गई, पीले रेशम के पर्दों के साथ एक कूड़ेदान में, जो इतने महीन थे कि वह उनके आर पार देख सकती थी। उन्होंने पूरी दुनिया को सोने में बदल दिया। शहर की दीवारों से परे, नदी के किनारे 100 मंडप बनाए गए थे और आम लोग हजारों की संख्या में खेल देखने के लिए बाहर आए थे। इस सब की भव्यता ने सेंसा की सांसें रोक दी। चमकते कवच, चांदी और सोने से सजे बड़े बड़े घोड़े, भीड़ की चीखें, हवा में लहराते बैनर और खुद शूरवीर, सबसे ज्यादा शूरवीर। ये गानों से बेहतर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा जब उन्हें वह स्थान मिला जिसका वादा उसके पिता ने उससे किया था, उच्च प्रभुओं और महिलाओं के बीच। उस दिन संसा ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने थे, हरे रंग का गाउन जो उसके बालों के भूरे रंग को उभार रहा था, और वह जानती थी कि वे उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने 100 गीतों के नायकों को आगे बढ़ते देखा, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक शानदार था। किंग्सगॉड के 7 शूरवीरों ने मैदान में कदम रखा। जेमी लेनिस्टर को छोड़कर सभी ने दूध के रंग के कवच पहने हुए थे, उनके लबादे ताज़ी गिरी हुई बर्फ की तरह सफ़ेद थे। सर जेमी ने भी सफ़ेद लबादा पहना था, लेकिन उसके नीचे वह सिर से पैर तक सोने की चमक बिखेर रहा था। उसके सिर पर शेर के सिर वाला हेलमेट और एक सुनहरी तलवार थी। सर ग्रेगर क्लेगन, द माउंटेन दैट राइड्स, हिमस्खलन की तरह उनके सामने से गुजरा। सेंसा को लॉर्ड योन रॉयस की याद आई, जो 2 साल पहले विंटरफेल में मेहमान बनकर आए थे। उनका कवच कांस्य का है, हजारों हजारों साल पुराना, जादुई रून से उकेरा गया है जो उन्हें नुकसान से बचाता है, उसने जेनी से फुसफुसाते हुए कहा। सेप्टा मोर्डन ने लॉर्ड जेसन मैलिस्टर की ओर इशारा किया, जो चांदी से लदे नील रंग के कपड़े पहने हुए था, उसके हेलमेट पर चील के पंख थे। उसने ट्राइडेंट पर रेगर के 3 बैनरमैन को काट दिया था। लड़कियां माया के योद्धा पुजारी थोरोस को देखकर हंस पड़ी, जिसके फड़फड़ाते लाल वस्त्र और मुंडा हुआ सिर था, जब तक कि सेप्टा ने उन्हें नहीं बताया कि उसने एक बार हाथ में जलती हुई तलवार लेकर पाइके की दीवारों को पार किया था। अन्य सवार जिन्हें संसा नहीं जानता था, फिंगर्स और हाइगोडन और डॉन के पहाड़ों से आए हेज नाइट, अनसुने फ्रीराइडर्स और नए बने स्क्वायर, उच्च प्रभुओं के छोटे बेटे और छोटे घरों के वारिस। युवा पुरुष, जिनमें से अधिकांश ने अभी तक कोई महान कार्य नहीं किया था, लेकिन संसा और जेन सहमत थे कि एक दिन 7 साम्राज्य उनके नामों की ध्वनि से गूंज उठेंगे। सर बालोन स्वान, माचेस के लॉर्ड ब्रायस कैरन, कांस्य योहन के वारिस, सर एंडार रॉयस और उनके छोटे भाई सर रोबार, उनकी चांदी की स्टील की प्लेट कांस्य में उन्हीं प्राचीन रूनों से बनी हुई थी जो उनके पिता की रक्षा करते थे। जुड़वा सर होरस और सर होबर, जिनकी ढालों पर रेड वाइन्स के अंगूर के गुच्छे का चिन्ह नीले रंग पर बरगंडी रंग का था। पैट्रिक मैलिस्टर, लॉर्ड जेसन का बेटा। क्रॉसिंग के 6 फ्रे, सर जेरेड, सर होस्टीन, सर डेनवेल, सर एमोन, सर थियो, सर पेरविन, पुराने लॉर्ड वाल्डर फ्रे के बेटे और पोते, और उनके नाजायज बेटे मार्टिन रिवर्स भी। जेनी पूल ने स्वीकार किया कि वह जलाभर झो के रूप से भयभीत थी, जो कि समर आइल्स का निर्वासित राजकुमार था, जिसकी त्वचा पर रात के समान काली त्वचा के ऊपर हरे और लाल पंखों की एक टोपी थी। लेकिन जब उसने युवा लॉर्ड बेरिक डोंडारियन को देखा, जिसके बाल लाल सोने के समान थे और उसकी काली ढाल बिजली से कटी हुई थी, तो उसने तुरंत ही उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त कर दी। हाउंड भी सूची में शामिल हो गया, और राजा के भाई स्टॉर्म एंड के सुंदर लॉर्ड रेनली भी। जॉरी, एलिन और हार्विन विंटरफेल और उत्तर की ओर चले गए। जॉरी इन अन्य लोगों के बीच एक भिखारी लग रहा है, सेप्टा मोर्डन ने सूंघते हुए कहा जब वह दिखाई दिया। सेंसा केवल सहमत हो सकती थी। जॉरी का कवच बिना किसी उपकरण या आभूषण के नीले भूरे रंग की प्लेट थी, और एक पतला ग्रे लबादा उसके कंधों से एक गंदे कपड़े की तरह लटक रहा था। फिर भी उसने खुद को अच्छी तरह से बरी कर लिया, अपने पहले जॉस्ट में होरस रेडवाइन को और अपने दूसरे में फ्रे में से एक को नीचे गिरा दिया। अपने तीसरे मैच में उसने लोथा ब्रून नामक एक फ्रीराइडर पर 3 बार सवारी की, जिसका कवच अपने ही जैसे नीरस। दोनों में से कोई भी अपनी सीट नहीं हारा, लेकिन ब्रून का भाला अधिक स्थिर था और उसके वार बेहतर जगह पर थे, और राजा ने उसे जीत दिलाई। एलिन और हार्विन का प्रदर्शन कम अच्छा रहा,
हार्विन को किंग्सगॉड के सर मेरिन ने अपने पहले ही मुकाबले में गिरा दिया, जबकि एलिन सर बालोन स्वान से हार गए। दिन भर और शाम तक घुड़सवारी चलती रही। महान योद्धा घोड़ों के खुरों ने तब तक लकीरों पर वार किया जब तक कि मैदान फटी हुई मिट्टी का एक उबड़ खाबड़ बंजर इलाका नहीं बन गया। एक दर्जन बार जेन और सांसा ने एक साथ चिल्लाया जब सवार आपस में टकरा रहे थे, भले टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, जबकि आम लोग अपने पसंदीदा के लिए चिल्ला रहे थे। जब भी कोई आदमी गिरता तो जेन अपनी आंखें ढक लेती, एक डरी हुई छोटी लड़की की तरह, लेकिन सांसा सख्त स्वभाव की थी। एक महान महिला जानती थी कि टूर्नामेंट में कैसे व्यवहार करना है। यहाँ तक कि सेप्टा मोर्डन ने भी उसके धैर्य को देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया। किंग्सलेयर ने शानदार तरीके से घुड़सवारी की। उसने सर एंडार रॉयस और माचर लॉर्ड ब्रायस कैरन को इतनी आसानी से हराया जैसे कि वो रिंग में घुड़सवारी कर रहा हो, और फिर उसने सफ़ेद बालों वाले बैरिस्टन सेल्मी से एक कड़ा मुकाबला जीता, जिसने अपने से 30 और 40 साल छोटे पुरुषों के खिलाफ अपने पहले 2 मुकाबले जीते थे। सेंडा क्लेगन और उनके विशाल भाई सर ग्रेगर द माउंटेन भी अजेय लग रहे थे, एक के बाद एक दुश्मनों को क्रूर शैली में परास्त कर रहे थे। दिन का सबसे भयानक क्षण सर ग्रेगर के दूसरे युद्ध के दौरान आया, जब उनका भाला घाटी से एक युवा शूरवीर पर इतनी जोर से लगा कि वो उसके गले में घुस गया और उसे तुरंत मार डाला। वो युवक सेंसा के बैठने की जगह से 10 फीट की दूरी पर गिरा। सर ग्रेगर के भाले की नोक उसकी गर्दन में टूट गई थी और उसके जीवन का खून धीमी गति से बह रहा था, प्रत्येक पहले वाले से कमजोर। उसका कवच नया चमकीला था। जैसे ही स्टील ने प्रकाश को पकड़ा, आग की एक चमकदार धार उसकी फैली हुई भुजा से नीचे की ओर बह रही थी। फिर सूरज एक बादल के पीछे चला गया और वह चला गया। उसका लबादा नीला था, जो गर्मियों के साफ दिन में आसमान के रंग जैसा था, तथा जिस पर अर्धचंद्राकार चांद की किनारी बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसका खून उसमें रिसने लगा, कपड़ा काला पड़ने लगा और चांद एक एक करके लाल हो गए। जेनी पूल इतनी जोर से रोई कि सेप्टा मोर्डन ने उसे शांत करने के लिए अंततः उसे वहां से हटा दिया, लेकिन सांसा हाथ बांधे बैठी रही अपनी गोद में, एक अजीब आकर्षण के साथ देख रही थी। उसने पहले कभी किसी आदमी को मरते नहीं देखा था। उसे भी रोना चाहिए था, उसने सोचा, लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। शायद उसने अपने सारे आंसू लेडी और ब्रांड के लिए बहा दिए थे। अगर यह जॉरी या सर रॉड्रिक या फादर होता तो बात अलग होती, उसने खुद से कहा। नीली लबादा पहने युवा शूरवीर उसके लिए कुछ नहीं था। वह इरिन की घाटी से कोई अजनबी था जिसका नाम सुनते ही वह भूल गई थी, और अब दुनिया उसका नाम भी भूल जाएगी। सेंसा को एहसास हुआ उसके लिए कोई गीत नहीं गाया जाएगा। ये दुखद था। जब वे शव को ले गए तो एक लड़का कुदाल लेकर मैदान में भागा और उस जगह पर मिट्टी डाल दी जहां वह गिरा था, ताकि खून को छिपाया जा सके। फिर मुठभेड़ फिर से शुरू हो गई। सर बैलन स्वान भी ग्रेगर के हाथों गिर गए और लॉर्ड रेनली हाउंड के हाथों। रेनली इतनी हिंसक तरीके से घोड़े से उतरा कि ऐसा लगा कि वह अपने घोड़े से पीछे की ओर उड़ गया। उसके पैर हवा में थे। उसका सिर जमीन पर एक जोरदार झटके के साथ टकराया, जिससे भीड़ में हड़कंप मच गया, लेकिन ये सिर्फ उसके हेलमेट पर लगा सुनहरा सींग था। उसके नीचे से एक सींग टूट गया था। जब लॉर्ड रेनली अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो आम लोगों ने जमकर जयकारे लगाए, क्योंकि राजा रॉबर्ट का सुंदर युवा भाई बहुत पसंदीदा था। उसने टूटे हुए सींग को अपने विजेता को एक विनम्र धनुष के साथ सौंप दिया। हाउंड ने सूंघकर टूटे हुए सींग को भीड़ में फेंक दिया, जहां आम लोगों ने सोने के उस छोटे से टुकड़े को मुक्का मारना और नोचना शुरू कर दिया, जब तक कि लॉर्ड रेनली उनके बीच से बाहर नहीं निकल आए और शांति बहाल नहीं कर दी। तब तक सेप्टा मोर्डन अकेली वापस आ चुकी थी। जेनी बीमार महसूस कर रही थी, उसने बताया। उसने उसे महल में वापस लाने में मदद की थी। सेंसा जेनी के बारे में लगभग भूल ही गई थी। बाद में एक चेकेड क्लोक में एक हेज नाइट ने बेरिक डोंडारियन के घोड़े को मारकर खुद को अपमानित किया और उसे जब्ता घोषित कर दिया गया। लॉर्ड बेरिक ने अपनी काठी को एक नए घोड़े पर स्थानांतरित किया, लेकिन थोरोस ऑफ माया द्वारा उसे सीधे नीचे गिरा दिया गया। सर एरन सांतागर और लोथा ब्रून ने बिना किसी परिणाम के 3 बार झुकाव किया।
सर एरन बाद में लॉर्ड जेसन मैलिस्टर के हाथों हार गए और ब्रून योहन रॉयस के छोटे बेटे रोबार के हाथों हार गए। अंत में ये संख्या 4 रह गई, हाउंड और उसका राक्षसी भाई ग्रेगर, जेमे लेनिस्टर द किंग्सलेयर और सर लोरस टायरेल, वो युवक जिसे वे नाइट ऑफ फ्लावर्स कहते थे। सर लोरस मेस टायरेल के सबसे छोटे बेटे थे, जो हाइगोडन के स्वामी और दक्षिण के वार्डन थे। 16 साल की उम्र में वह मैदान पर सबसे कम उम्र के सवार थे, फिर भी उन्होंने उस सुबह अपने पहले 3 मुकाबलों में किंग्सगॉड के 3 शूरवीरों को घोड़े से उतार दिया था। संसा ने कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा था। उनकी प्लेट 1000 अलग अलग फूलों के गुलदस्ते की तरह जटिल रूप से गड़ी और तामचीनी से सजी हुई थी, और उनके बर्फ सफ़ेद घोड़े को लाल और सफ़ेद गुलाबों के कंबल में लपेटा गया था। प्रत्येक जीत के बाद सर लोरस अपना हेलमेट उतार देते और बाड़ के चारों ओर धीरे धीरे घूमते, और अंत में कंबल से एक सफ़ेद गुलाब तोड़कर भीड़ में किसी सुंदर युवती को फेंक देते। दिन का उनका आखिरी मुकाबला युवा रॉयस के खिलाफ था। सर रोबार के पैतृक रून छोटे बचाव साबित हुए, क्योंकि सर लोरस ने उनकी ढाल को तोड़ दिया और उन्हें उनकी काठी से निकालकर मिट्टी में एक भयानक धमाके के साथ गिरा दिया। रोबार कराहता रहा, जबकि विजेता मैदान का चक्कर लगा रहा था। अंत में उन्होंने एक लिटर मंगवाया और उसे उसके टेंट में ले गए। वह चकित और अविचल था। सेंसा ने इसे कभी नहीं देखा। उसकी आंखें केवल सर लोरस के लिए थीं। जब सफ़ेद घोड़ा उसके सामने रुका तो उसे लगा कि उसका दिल फट जाएगा। उसने अन्य युवतियों को सफ़ेद गुलाब दिए थे, लेकिन उसके लिए जो गुलाब तोड़ा वह लाल था। प्यारी महिला, उसने कहा, कोई भी जीत तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं है। संसा ने डरते डरते फूल लिया, उसकी बहादुरी से अवाक रह गई। उसके बाल आलसी भूरे कल का एक समूह थे, उसकी आंखें तरल सोने की तरह थीं। उसने गुलाब की मीठी खुशबू को सूंघा और सर लोरस के चले जाने के बाद भी उसे पकड़े बैठी रही। जब संसा ने आखिरकार ऊपर देखा तो एक आदमी उसके ऊपर खड़ा था, घूर रहा था। वह छोटा था, उसकी दाढ़ी नुकीली थी और बालों में चांदी की धार थी, लगभग उसके पिता की उम्र जितनी। तुम उसकी बेटियों में से एक हो सकती हो, उसने उससे कहा। उसकी ग्रे हरे रंग की आंखें थीं जो उसके मुंह पर मुस्कान आने पर भी नहीं मुस्कुराती थीं। तुम्हारी शक्ल तुली जैसी है। मैं संसा स्टॉक हूँ, उसने असहज होकर कहा। उस आदमी ने फर कॉलर वाला एक भारी लबादा पहना हुआ था, जिस पर चांदी का मॉकिंगबर्ड लगा हुआ था, और उसका व्यवहार एक उच्च प्रभु जैसा था, लेकिन वह उसे नहीं जानती थी। मुझे ये सम्मान नहीं मिला है, मेरे प्रभु। सेप्टा मोर्गन ने जल्दी से एक हाथ पकड़ा। प्यारे बच्चे, ये राजा की छोटी परिषद के लॉर्ड पीटर बेलिश हैं। तुम्हारी माँ कभी मेरी खूबसूरती की रानी थी, आदमी ने धीरे से कहा। उसकी सांसों में पुदीने की महक थी। तुम्हारे बाल उसके जैसे हैं। उसकी उंगलियां उसके गालों को छू रही थीं और वह उसके एक भूरे बालों को सहला रहा था। एकदम अचानक वह मुड़ा और चला गया। तब तक चांद अच्छी तरह उग चुका था और भीड़ थक चुकी थी, इसलिए राजा ने आदेश दिया कि हाथापाई से पहले अगली सुबह आखिरी 3 मुकाबले लड़े जाएंगे। जब हम लोग घर की ओर चल पड़े, दिन भर के मुकाबलों और कल होने वाले मुकाबलों के बारे में बात करते हुए दरबार दावत शुरू करने के लिए नदी के किनारे चला गया। 6 विशालकाय औरोच घंटों तक भून रहे थे, लकड़ी के कटार पर धीरे धीरे घूम रहे थे, जबकि रसोई के लड़के उन्हें मक्खन और जड़ी बूटियों से तब तक भून रहे थे जब तक कि मांस चटकने और थूकने न लगे। मंडपों के बाहर टेबल और बेंच खड़ी कर दी गई थीं, जिन पर स्वीट ग्रास और स्ट्रॉबेरी और ताज़ी बेक्ड ब्रेड रखी हुई थी। सांसा और सेप्टा मोर्गन को ऊंचे स्थान दिए गए, मंच के बाईं ओर, जहां राजा खुद अपनी रानी के बगल में बैठे थे। जब राजकुमार जोफ्रे उसके दाईं ओर बैठा तो उसे लगा कि उसका गला रुंध गया है। जब से यह भयानक घटना घटी थी, तब से उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था और उसने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। पहले तो उसे लगा कि लेडी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए वह उससे नफरत करती है, लेकिन सांसा के रो रोकर सूख जाने के बाद उसने खुद से कहा कि यह जोफ्रे का काम नहीं था, सच में नहीं। रानी ने ये किया था, वो ही नफरत करने वाली थी, उससे और आर्या से। आर्या के अलावा कुछ भी बुरा नहीं होता।
वह आज रात जोफ्रे से नफरत नहीं कर सकती थी। वह नफरत करने के लिए बहुत सुंदर था। उसने गहरे नीले रंग का डबलट पहना था जिस पर सुनहरे शेर के सिर की दोहरी पंक्ति जड़ी हुई थी और उसके माथे के चारों ओर सोने और नीलम से बना एक पतला मुकुट था। उसके बाल धातु की तरह चमकीले थे। संसा ने उसे देखा और कांप उठी। उसे डर था कि वो उसे अनदेखा कर सकता है या इससे भी बदतर, उसे घृणा करने लग सकता है और उसे टेबल से रोने पर मजबूर कर सकता है। इसके बजाय जोफ्रे ने मुस्कुराकर उसके हाथ छूमे, गीतों में किसी भी राजकुमार की तरह सुंदर और वीर, और कहा, सर लोरस की सुंदरता पर गहरी नजर है, प्यारी महिला। वो बहुत दयालु था, उसने आपत्ति जताते हुए कहा, विनम्र और शांत रहने की कोशिश करते हुए, हालांकि उसका दिल गा रहा था। सर लोरस एक सच्चा शूरवीर है। क्या आपको लगता है कि वो कल जीत जाएगा, मेरे प्रभु? नहीं, जोफ्रे ने कहा। मेरा कुत्ता उसके लिए काम करेगा, या शायद मेरे चाचा जैमी। और कुछ सालों में, जब मैं सूचियों में नाम दर्ज कराने लायक हो जाऊंगा, तो मैं उन सभी के लिए काम करूंगा। उसने अपना हाथ उठाया और एक नौकर को आइस्ड समर वाइन की बोतल लेकर बुलाया और उसे एक कप पिलाया। वह सेप्टा मोर्डन को उत्सुकता से देखती रही, जब तक कि जोफ्रे ने झुककर सेप्टा का कप भी नहीं भर दिया, इसलिए उसने सिर हिलाया और विनम्रतापूर्वक उसका शुक्रिया अदा किया और एक शब्द भी नहीं कहा। नौकरों ने सारी रात प्याले भरे रखे, फिर भी उसके बाद संसा को याद नहीं आया कि उसने कभी शराब का स्वाद चखा हो। उसे शराब की कोई जरूरत नहीं थी। वह रात के जादू में डूबी हुई थी, आकर्षण से मदहोश थी। वह उन सुंदरियों से अभिभूत थी, जिनके बारे में उसने अपनी पूरी जिंदगी सपने देखे थे और जिन्हें जानने की कभी हिम्मत नहीं की थी। गायक राजा के मंडप के सामने बैठे थे, शाम को संगीत से भर रहे थे। एक जादूगर जलते हुए क्लबों का झरना हवा में घुमा रहा था। राजा का अपना मूर्ख, पाए चेहरे वाला मूर्ख, जिसे मून बॉय कहा जाता था, सभी तरह के कपड़े पहने हुए स्टिल्ट्स पर नाच रहा था। इतनी चतुराई से, क्रूरता से सभी का मजाक उड़ा रहा था कि संसा को आश्चर्य हुआ कि क्या वह आखिरकार सरल था। यहाँ तक कि सेप्टा मोर्डन भी उसके सामने असहाय थी। जब उसने हाई सेप्टन के बारे में अपना छोटा सा गीत गाया, तो वह इतनी जोर से हंसी कि उसने खुद पर शराब गिरा दी। और जोफ्रे शिष्टाचार की आत्मा था। उसने सारी रात संसा से बात की, उसकी तारीफों की बौछार की, उसे हंसाया, दरबार की गपशप के छोटे छोटे अंश साझा किए, मून बॉय के मजाक के बारे में बताया। संसा इतनी मोहित हो गई कि वह अपनी सारी शिष्टाचार भूल गई और अपने बाईं ओर बैठी सेप्टा मोर्डन को अनदेखा कर दिया। इस दौरान व्यंजन आते जाते रहे। जौ और हिरन का मांस का गाढ़ा सूप, मीठे घास और पालक और बेर का सलाद, कुचले हुए मेवे के साथ छिड़का हुआ, शहद और लहसुन में घोंघे। संसा ने पहले कभी घोंघे नहीं खाए थे। जोफ्रे ने उसे दिखाया कि घोंघे को खोल से कैसे निकाला जाता है और उसे पहला मीठा निवाला खुद खिलाया। फिर नदी से ताज़ा ट्राउट आया, मिट्टी में पकाया गया। उसके राजकुमार ने उसे कठोर आवरण को खोलने में मदद की ताकि अंदर का परतदार सफ़ेद मांस बाहर आ सके। और जब मांस का व्यंजन लाया गया, तो उसने खुद उसे परोसा, जोर से रानी का हिस्सा काटा, मुस्कुराते हुए उसे उसकी प्लेट पर रखा। वो उसके हिलने डुलने के तरीके से देख सकती थी कि उसका दाहिना हाथ अभी भी उसे परेशान कर रहा था, फिर भी उसने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। बाद में स्वीट ब्रेड और कबूतर पाए और दालचीनी और नींबू के केक के साथ पके हुए सेब आए, लेकिन तब तक संसा इतनी भर चुकी थी कि वह 2 छोटे नींबू केक से ज्यादा नहीं खा पाए, हालांकि उसे वे बहुत पसंद थे। वह सोच रही थी कि क्या वह तीसरा प्रयास कर सकती है जब राजा चिल्लाने लगा। राजा रॉबर्ट हर कोर्स के साथ और भी जोर से बोल रहा था। समय समय पर सेंसा उसे हंसते हुए या संगीत और प्लेटों और कटलरी की खटखट पर नियंत्रण करते हुए सुन सकती थी, लेकिन वे इतनी दूर थे कि वह उसके शब्दों को समझ नहीं पा रही थी। अब सभी ने उसकी बात सुनी। नहीं, उसने ऐसी आवाज में गरज कर कहा कि बाकी सब बातें दब गईं। सांसा को राजा को अपने पैरों पर खड़ा देखकर झटका लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था, वह लड़खड़ा रहा था। उसके एक हाथ में शराब का प्याला था और वह नशे में धुत था। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, औरत, उसने रानी सेर्सी पर चिल्लाया।
मैं यहाँ का राजा हूँ, समझती हो? मैं यहाँ राज करता हूँ, और अगर मैं कहता हूँ कि मैं कल लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा। हर कोई घूर रहा था। संसा ने सर बैरिस्टन और राजा के भाई रेनली और उस छोटे आदमी को देखा जिसने उससे इतनी अजीब तरह से बात की थी और उसके बालों को छुआ था, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। रानी का चेहरा एक मुखौटा था, इतना रक्तहीन कि उसे बर्फ से तराशा गया हो। वह मेज से उठी, अपने स्कर्ट को अपने चारों ओर समेटा और चुपचाप चली गई। नौकर पीछे पीछे चल रहे थे। जैमी लेनिस्टर ने राजा के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन राजा ने उसे जोर से धक्का दिया। लेनिस्टर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। राजा ने ठहाका लगाया, महान शूरवीर, मैं तुम्हें अभी भी धूल में मिला सकता हूँ। याद रखना, किंग्सलेयर। उसने अपनी छाती पर रत्न जड़ित प्याला मारा, जिससे उसकी साटन की अंगरखी पर शराब के छींटे पड़ गए। मुझे मेरा हथौड़ा दे दो और राज्य का कोई भी आदमी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जैमी लेनिस्टर उठे और खुद को झाड़ते हुए बोले, जैसा आप कहें, महाराज। उनकी आवाज कठोर थी। लॉर्ड रेनली मुस्कुराते हुए आगे आए। तुम्हारी शराब गिर गई है, रॉबर्ट। मैं तुम्हारे लिए एक नया गिलास लाता हूँ। जोफ्रे ने अपना हाथ उसकी बांह पर रखा तो संसा चौंक गई। बहुत देर हो चुकी है, राजकुमार ने कहा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, मानो वह उसे देख ही नहीं रहा हो। क्या तुम्हें महल में वापस जाने के लिए किसी की जरूरत है? नहीं, संसा ने शुरू किया। उसने सेप्टा मोर्डन को देखा और उसे टेबल पर सिर रखे, नर्म और महिला जैसी खर्राटे लेते हुए देखकर चौंक गई। मैं हाँ कहना चाहती हूँ, धन्यवाद, ये बहुत दयालुता होगी। मैं थक गई हूँ और रास्ता बहुत अंधेरा है। मुझे कुछ सुरक्षा के लिए खुश होना चाहिए। जोफ्रे ने पुकारा, कुत्ते। सेंडा क्लेगन ने रात में ही इतनी जल्दी आकार ले लिया। वह प्रकट हुआ। उसने अपना कवच बदलकर लाल ऊनी अंगरखा पहन लिया था। सामने की तरफ चमड़े के कुत्ते का सिर सिल दिया गया था। मशालों की रोशनी से उसका जला हुआ चेहरा एक फीके लाल रंग में चमक उठा। हाँ, महाराज, उसने कहा, मेरी मंगेतर को वापस महल में ले जाओ और देखो कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। राजकुमार ने उसे रूखेपन से कहा। और बिना किसी चेतावनी के अलविदा कहते हुए जोफ्रे उसे वहीं छोड़कर चला गया। संसा को लगा कि हाउंड उसे देख रहा है। क्या तुम्हें लगा कि जॉफ तुम्हें खुद ले जाएगा? वह हंसा। उसकी हंसी गड्ढे में कुत्तों के गुर्राने जैसी थी। इसकी संभावना बहुत कम है। उसने उसे बिना विरोध किए अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। आओ, सिर्फ तुम्हें ही सोने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और हो सकता है कि मुझे कल अपने भाई को मारना पड़े। वो फिर हंसा। अचानक घबराई हुई सांसा ने सेप्टा मोर्डन के कंधे पर धक्का मारा, उसे जगाने की उम्मीद में, लेकिन वो और भी जोर से खर्राटे लेने लगी। राजा रॉबर्ट लड़खड़ाकर गिर गया था और आधी बेंचें अचानक खाली हो गई थीं। दावत खत्म हो गई थी और उसके साथ ही खूबसूरत सपना भी खत्म हो गया था। हाउंड ने उनका रास्ता रोशन करने के लिए एक मशाल छीन ली। संसा उसके पीछे पीछे चली गई। जमीन पथरीली और ऊबड़ खाबड़ थी। टिमटिमाती रोशनी से ऐसा लग रहा था कि वो उसके नीचे हिल रही है और हिल रही है। उसने अपनी आंखें नीची करके ये देखा कि वो अपने पैर कहाँ रखती है। वे मंडपों के बीच चले, जिनमें से प्रत्येक के बाहर उसका बैनर और कवच लटका हुआ था। हर कदम के साथ सन्नाटा भारी होता जा रहा था। संसा उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह उसे बहुत डराता था, फिर भी वह शिष्टाचार के सभी तरीकों से पली बड़ी थी। एक सच्ची महिला उसके चेहरे पर ध्यान नहीं देगी, उसने खुद से कहा। तुमने आज बहादुरी से सवारी की, सर सेंडोर, उसने खुद से कहा। सेंडा क्लेगन ने उस पर झल्लाते हुए कहा, अपनी खोखली तारीफों से मुझे बचा लो, लड़की, और अपने नौकरों से भी। मैं कोई शूरवीर नहीं हूँ। मैं उन पर थूकता हूँ और उनकी प्रतिज्ञाएं। मेरा भाई एक शूरवीर है। क्या तुमने उसे आज घुड़सवारी करते देखा? हाँ, संसा ने कांपते हुए फुसफुसाते हुए कहा। वह था वीरतापूर्ण। हाउंड ने समाप्त किया। उसे एहसास हुआ कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था।
कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, उसने आखिरकार खुद पर गर्व करते हुए कहा। यह कोई झूठ नहीं था। सेंडा क्लेगन अचानक एक अंधेरे और खाली मैदान के बीच में रुक गया। उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ सेप्टा ने तुम्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। तुम समर आइल्स के उन पक्षियों में से एक हो, है न? एक सुंदर छोटी सी बात करने वाली चिड़िया, जो उन सभी सुंदर छोटे शब्दों को दोहरा रही है जिन्हें उन्होंने तुम्हें सुनाना सिखाया था। ये निर्दयी है। संसा को लगा कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। तुम मुझे डरा रहे हो। मैं अब जाना चाहती हूँ। कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था, हाउंड ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये सच है। कोई भी ग्रेगर का सामना नहीं कर सकता। आज का वह लड़का, उसका दूसरा मुकाबला, वो बहुत बढ़िया काम था। तुमने देखा, है न? मूर्ख लड़के, उसका इस कंपनी में सवारी करने का कोई काम नहीं था। कोई पैसा नहीं, कोई अनुचर नहीं, कोई भी उसे कवच पहनाने में मदद करने वाला नहीं। वो गोरगेट ठीक से नहीं बांधा गया था। तुम्हें लगता है कि ग्रेगर ने यह नहीं देखा। तुम्हें लगता है कि सर ग्रेगर का भाला संयोग से ऊपर आ गया, है न? सुंदर छोटी सी बातूनी लड़की, तुम यह मानती हो, तुम सच में एक पक्षी की तरह खाली दिमाग वाली हो। ग्रेगर का भाला वहीं जाता है जहां ग्रेगर चाहता है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सेंडा क्लेगन ने अपना बड़ा हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखा और उसका चेहरा ऊपर की ओर उठाया। वो उसके सामने बैठ गया और मशाल को पास ले गया। तुम्हारे लिए एक सुंदर है। अच्छी तरह से लंबे समय तक घूरो। तुम जानती हो कि तुम ऐसा करना चाहती हो। मैंने तुम्हें नीचे की ओर मुड़ते हुए देखा है। किंग्स रोड, उस पर पेशाब करो। अपनी नज़र रखो। उसकी उंगलियों ने उसके जबड़े को लोहे के जाल की तरह कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें उसकी आंखों को देख रही थीं। नशे में धुत, गुस्से से उदास आंखें। उसे देखना ही था। उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा दुबला पतला था, उसके गालों की हड्डियां तीखी थीं और उसकी भारी भौं के नीचे एक भूरी आंख थी। उसकी नाक बड़ी और नुकीली थी, उसके बाल पतले और काले थे। वो उसे लंबा रखता था और उसे बगल की तरफ से ब्रश करता था, क्योंकि कोई भी उसे नहीं देखता था। उस चेहरे के दूसरी तरफ बाल उगाए थे। उसके चेहरे का बायां हिस्सा बर्बाद हो गया था। उसका कान जल गया था, वहां सिर्फ एक छेद बचा था। उसकी आंख अभी भी ठीक थी, लेकिन उसके चारों तरफ निशानों का एक मुड़ा हुआ ढेर था। चिकना काला मांस जो कठोर था, चमड़े से बना, गड्ढों से भरा और गहरी दरारों से भरा हुआ, जो उसके हिलने पर लाल और गीला चमकता था। उसके जबड़े के नीचे आप हड्डी का एक निशान देख सकते थे जहां मांस जल गया था। संसा रोने लगी। फिर उसने उसे छोड़ दिया और मिट्टी में मशाल बुझा दी। उसके लिए कोई सुंदर शब्द नहीं, लड़की। सेप्टा ने तुम्हें कोई छोटी सी तारीफ नहीं सिखाई। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने आगे कहा, उनमें से ज्यादातर को लगता है कि यह कोई लड़ाई थी। घेराबंदी, जलता हुआ टॉवर, मशाल के साथ दुश्मन। एक मूर्ख ने पूछा कि क्या ये ड्रैगन ब्रीथ था। इस बार उसकी हंसी नर्म थी, लेकिन उतनी ही कड़वी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह क्या था, लड़की, उसने कहा। रात से एक आवाज, एक छाया अब इतनी करीब झुकी हुई थी कि वो उसकी सांसों में शराब की खट्टी बदबू को सूंघ सकती थी। मैं तुमसे छोटा था, 6 या शायद 7 साल का। मेरे पिता के संरक्षण में एक लकड़ी के नक्काशीकार ने गांव में दुकान खोली और उपहार खरीदने के लिए उसने हमें उपहार भेजे। बूढ़े आदमी ने शानदार खिलौने बनाए। मुझे याद नहीं कि मुझे क्या मिला, लेकिन मुझे ग्रेगर का उपहार चाहिए था। एक लकड़ी का शूरवीर, पूरी तरह से रंगा हुआ, हर जोड़ अलग अलग खूंटे से बंधा हुआ और रस्सियों से बंधा हुआ, ताकि आप उससे लड़ सकें। ग्रेगर मुझसे 5 साल बड़ा है। खिलौना उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह पहले से ही एक शूरवीर था, लगभग 6 फुट लंबा और एक बैल की तरह मांसल। इसलिए मैंने उसका शूरवीर ले लिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कोई खुशी नहीं थी। मैं हर समय डरा हुआ था, और सच में, उसने मुझे पा लिया। कमरे में एक अंगीठी थी। ग्रेगर ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुझे अपनी बांह के नीचे उठाया और मेरे चेहरे के किनारे को जलते हुए अंगारों में दबा दिया और मुझे वहीं पकड़े रखा,
जबकि मैं चिल्लाता रहा और चिल्लाता रहा। आपने देखा कि वो कितना मजबूत है। फिर भी उसे मुझसे दूर खींचने के लिए 3 बड़े आदमियों की जरूरत पड़ी। सप्टन उपदेश देते हैं 7 नरक। उन्हें क्या पता, केवल एक व्यक्ति जो जल चुका है वह जानता है कि नरक वास्तव में कैसा होता है। मेरे पिता ने सभी को बताया कि मेरे बिस्तर में आग लग गई है और हमारे मास्टर ने मुझे मलहम दिए। मलहम, ग्रेगर को भी मलहम मिले। 4 साल बाद उन्होंने उसे 7 तेलों से अभिषेक किया और उसने अपनी शूरवीर प्रतिज्ञाएं पढ़ी और रेगर टारगेरियन ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, उठो सर ग्रेगर। उद्धरण चिन्ह। कर्कश आवाज धीमी पड़ गई। वह चुपचाप उसके सामने बैठा था, रात में लिपटा एक विशालकाय काला आकार, उसकी आंखों से छिपा हुआ। संसा उसकी उखड़ी हुई सांसें सुन सकती थी। उसे एहसास हुआ कि वो उसके लिए दुखी थी। किसी तरह डर दूर हो गया था। खामोशी बढ़ती ही गई, इतनी देर तक कि वो एक बार फिर डरने लगी, लेकिन अब वो अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए डर रही थी। उसने अपने हाथ से उसके विशाल कंधे को पकड़ा। वो कोई सच्चा शूरवीर नहीं था, उसने फुसफुसाते हुए उससे कहा। हाउंड ने अपना सिर पीछे फेंका और दहाड़ने लगा। संसा लड़खड़ाते हुए पीछे हटी, उससे दूर, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसने उस पर गुर्राते हुए कहा, नहीं छोटी चिड़िया, वो कोई सच्चा शूरवीर नहीं था। शहर में बाकी रास्ते में सेंडा क्लेगन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो उसे वहां ले गया जहां गाड़ियां इंतजार कर रही थीं। एक ड्राइवर को उन्हें रेड कीप में वापस ले जाने के लिए कहा और उसके पीछे चढ़ गया। वे चुपचाप किंग्स गेट से होते हुए मशालों से जगमगाती शहर की सड़कों पर चले गए। उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और उसे महल में ले गया। उसका जला हुआ चेहरा फड़क रहा था और उसकी आंखें चिंता में डूबी हुई थीं, और जब वे टॉवर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो वह उससे एक कदम पीछे था। वो उसे उसके शयन कक्ष के बाहर गलियारे तक सुरक्षित ले गया। धन्यवाद महाराज, संसा ने विनम्रतापूर्वक कहा। हाउंड ने उसे बांह से पकड़ लिया और उसके करीब झुक गया। आज रात मैंने तुम्हें जो बातें बताईं, उसने कहा, उसकी आवाज़ हमेशा से भी ज्यादा कठोर लग रही थी। अगर तुमने कभी जॉफरी को अपनी बहन, अपने पिता या किसी और के बारे में बताया। मैं नहीं जाऊंगी, संसा फुसफुसाया। मैं वादा करती हूँ। ये काफी नहीं था। अगर तुमने कभी किसी को बताया, उसने कहा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।